दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक गजब का आविष्कार ढूंढ निकाला है। जी हाँ, अब एक ही पौधे में उगेंगे आलू, टमाटर और बैगन। जी हाँ, ये है ना कमाल की बात। जी हाँ, इस खबर की होर्डिंग सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी, क्योंकि आलू उगाने के लिए आलू की खेती करनी होती है। जी हाँ, उसी तरीके से टमाटर और बैगन उगाने के लिए भी अलग अलग खेती करनी होती है। लेकिन क्या एक ही पौधे में आलू, बैगन और टमाटर तीनों उगाए जा सकते हैं? जी हाँ, ये सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने तो ऐसी ही तैयारी कर ली है। जी हां, परंपरागत खेती से अलग खेती की नई तकनीकों में ऐसी ही एक तकनीक है, जी हां, ग्राफ्टिंग विधि। जी ये तकनीक है ग्राफ्टिंग विधि। दरअसल इस तकनीक के जरिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक ही पौधे में दो तरह की सब्जी उगाई है। जी आप सोच रहे होंगे कि एक ही पौधे में दो सब्जी कैसे उग सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच है, 100% सच है। जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, यही के वैज्ञानिकों ने यह कमाल कर दिखाया है। जी वाराणसी के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों ने एक ही पौधे में दो तरह की सब्जियां उगाई है। जी एक ही पौधे में दो या फिर अधिक तरह की सब्जियां या फल फूल उगाने की ग्राफ्टिंग विधि है। इसे सामान्य भाषा में कलम का प्रयोग भी कहा जा सकता है, जैसे एक पौधे के साथ दूसरे पौधे का क्रॉस कलम कराना है। बहरहाल वाराणसी में वैज्ञानिकों ने टमाटर के पौधे में बैगन के पौधे को कलम किया और फिर एक ही पौधे में दोनों चीजें उगाई। यह ग्राफ्टिंग तकनीक बहुत ही नई नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कुछ वर्ष पहले से ही शुरू हो गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसानों को इस तकनीक से बहुत फायदा होगा, खासकर उन इलाकों के किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है जहां बरसात के बाद कई दिनों तक पानी भरा रहता है। जी हां, वही छत पर सब्जी उगाने वाले लोगों के लिए भी यह तकनीक क्रांतिकारी साबित होगी। दोस्तों फेसबुक के 50 करोड़ से अधिक यूजर्स की निजी जानकारी लीक हो गई है। फेसबुक के लीक हुए डाटा में ईमेल एड्रेस और फोन नंबर समेत तमाम निजी जानकारियां शामिल है। एक रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली है। जी हां, वही डाटा लीक को लेकर जब दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी को घेरा गया तो फिर कंपनी ने कहा है कि यह रिपोर्ट पुरानी है। मीडिया रिपोर्ट और एक साइबर विशेषज्ञ के मुताबिक 50 करोड़ से अधिक फेसबुक यूजर्स की निजी जानकारियां हैकर्स के हाथ लग गई है। जी हां, 2019 में लीक हुए इस डेटा में ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट जैसी तमाम जानकारियां शामिल है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना उनकी निश्चित हार का बस एक संकेत है। हुगली जिले के तारकेश्वर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी अंपायर के निर्णयों पर बार बार सवाल उठाता रहता है तो फिर लोग मानकर चलते हैं कि खिलाड़ी के खेल में ही कोई समस्या है। जी बंगाल चुनाव में ममता दीदी ऐसा ही कर रही है। ये दीदी जब पश्चिम बंगाल में 2 बार चुनाव जीती, 10 साल सत्ता में रही, तो फिर किसी सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग ईवीएम में विश्वास करती थी, लेकिन आज उन्हें बदनाम कर रही है। दोस्तों पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में पहले से कुछ गिरावट देखी जा रही है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी बात कही है। जी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने पर पूरा फायदा ग्राहकों को देने की बात कही है। जी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम घटने शुरू हो गए हैं। हमने कहा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो फिर उसका पूरा फायदा हम ग्राहक को देंगे। जी हमने वादा के मुताबिक इसका फायदा ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह सोचना चाहिए कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल की प्राइस में 20-30 रुपए प्रति लीटर पर बढ़ोतरी के बाद उन्होंने मुश्किल से 2-4-5 रुपए घटा करके कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। दोस्तों इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया है। जी हां, विवाद होते दिखाई दे रहा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित रूप से इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। जी हां, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस को उसकी जिम्मेवारी याद दिलाई। इसके साथ
पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक एफआईआर दर्ज की। जी हां, दरअसल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामला दायर किया है। यह प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद ओवैसी और अमानतुल्लाह खान ने केस दर्ज करने की मांग की थी। जी हां, आपको हम यह भी बता दें कि आईपीसी की धारा 153 ये उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। जी हां, वही धारा 153A के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ऐसे में अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो फिर 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, केंद्र सरकार खेल स्टेडियमों, राष्ट्रीय उद्यानों और ऐतिहासिक भवनों को लीज पर देकर लगभग 25,000 करोड़ रुपए कमाने की योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। यह सूत्रों के मुताबिक देश के लगभग 100 ऐतिहासिक भवन, जिनमें ताजमहल, हिमाचल प्रदेश का कंगरा महल शामिल है, उनको चिन्हित किया गया है। सरकार की इस योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। यह कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि यह शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक के ट्विटर हैंडल से रविवार को ट्वीट किया गया है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाने वाले लोग आज देश का सब कुछ बेचने और लीज पर देने को आमदा है। जी हां, ये बड़े शर्म की बात है। साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है जिसमें लिखा गया है कि ये वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, नहीं झुकने दूंगा। जी हां, आपको बता दें कि विरासत अपनाए योजना के तहत सरकार की तरफ से दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला पहले ही डालमिया ग्रुप को दिया जा चुका है। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आई तो फिर एनआरसी को लागू करेगी जिससे लोगों की नागरिकता के अधिकार छीन जाएंगे। जी हां, उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। जी हां, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि पार्टी का इरादा सीएए लागू करने और फिर पड़ोसी देश में धार्मिक उत्पीड़न से भागकर भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का है। जी हां, उन्होंने कहा है कि हम चुनाव के बाद सीएए लागू करने को लेकर उत्साहित हैं, जैसा कि हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हम उत्पीड़न का शिकार शरणार्थियों को नागरिकता देना चाहते हैं। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो फिर हमारी एनआरसी प्रक्रिया चलाने की कोई भी योजना नहीं है, यानी कि बंगाल में एनआरसी बीजेपी लागू नहीं करेगी। जी हां, प्रदेश बीजेपी के सूत्रों के अनुसार नए नागरिकता संशोधन कानून से भारत में 1.15 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा, यानी कि 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा, जिनमें से 72 लाख से अधिक लोग पश्चिम बंगाल में हैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने हैरानी जताई है कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी सीएए का विरोध क्यों कर रही है जो कि कई लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। यह बंगाल में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है जो 1950 के बाद से मुख्यतः धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर राज्य में आए थे। यह 30 लाख की आबादी वाले इस समुदाय का प्रभाव नदियां उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में 30-40 विधानसभा सीटों पर है। दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। यह दोनों ही राज्यों में बीजेपी और उनके गठबंधन नेताओं को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। यह शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रोहतक में जोरदार विरोध हुआ। यह रोहतक में जोरदार विरोध हुआ सीएम का। सीएम खट्टर के आने की सूचना मिलते ही किसान उनके हेलीपैड के आसपास जमा हो गए थे। खट्टर यहां पर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के पिता की 17वीं में शामिल होने के लिए रोहतक आए थे। जैसे ही मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिली तो फिर किसान ने हेलीपैड की तरफ कूच कर दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई। किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी किसान हेलीपैड के पास पहुंच गए। हालांकि लाठीचार्ज में कई किसानों को चोटें भी आई है। किसानों का कहना है कि वे तीनों कृषि कानूनों की वापसी तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद यानी कि एबीएपी ने मुगल आक्रामककारियों और अंग्रेजों के नाम पर रखे गए सड़कों के नाम बदलने की मांग की है। एबीएपी प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि भारत को 74 साल पहले आजादी मिली थी, लेकिन दिल्ली में अभी तक सड़कों का नाम मुगल आक्रामककारियों तुगलक, हुमायूं, बाबर और अंग्रेजों के नाम पर है। इनके नाम चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल चंदा और वीर अब्दुल हमीद के नाम
पर रखे जानी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा है कि देश को लूटने और फिर विभाजित करने वाले मुगल आक्रामककारियों और अंग्रेजों के नाम पर अब भी सड़कों के नाम क्यों होनी चाहिए। ऐसी स्थिति से ज्यादातर देशवासी और विशेष रूप से युवा खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। जी हाँ, इन सड़कों के नामकरण उन शहीदों के नाम पर होने चाहिए जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया। जी हाँ, हमारी मांग है कि केंद्र सरकार को इन सड़कों के नाम बदलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर रखे जाने चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।